आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आप लोग को न्यूज़ पता ही चल गया होगा, एग्ज़ाम का डेट आप लोग का पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो पोस्टपोन्ड हो चुका है, जो 26 से 27 नवंबर को होने वाला था वो अब कितने तारीख को चला गया है, नेक्स्ट मंथ में होने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है, इनका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तैयारी को स्लो कर दो, यह आपके लिए कोई अच्छी बात है। आपके लिए 1 मंथ का करंट अफेयर्स बढ़ जाता है और साथ साथ में क्या होता है ना, तैयारी करने के और भी ज़्यादा रीजन आपको बनाने पड़ेंगे। यही टाइम है जो एक बेहतर स्टूडेंट है, एक बेहतर स्टूडेंट जो रिजल्ट लेगा वही स्टूडेंट इनमें सबसे ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। जो ये टाइम में जो 1 मंथ का जो गैप मिला है इसमें और उसको बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे, क्योंकि रिजल्ट आपको ही पता है, यदि समय का गैप ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक है तैयारी करने वाले जो बेस्ट स्टूडेंट हुए ना, इसमें और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। वो इसलिए भी तैयारी करेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये कुछ ही लड़के को इनमें सेलेक्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है बहुत सारे लड़के भरे हैं। आपको ही पता है कि फॉर्म बहुत ज़्यादा भरा गया, तो कट ऑफ भी बहुत शानदार होने वाली है। आपको ही पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको यही 1 मंथ में जितने भी पढ़े हैं उनको क्या करना है, इतना रिवाइज करना है कि जब भी आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन दिखे तो आपको एक भी गलत ना करें, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गलती हुई तो भी आप जाएंगे, मतलब आप कहीं ना कहीं किसी स्टूडेंट से पीछे पड़ जाएंगे। एक गलत आपको बहुत सारे स्टूडेंट से पीछे कर देगा। तो जो अच्छे स्टूडेंट होंगे वो तभी लगातार इसमें क्या होंगे, लगातार तैयारी पे तैयारी करते चलेंगे। अब डेट एक्सटेंड हो चुका है तो आपको ही पता है कि कब का पेपर हो चुका है आपका, 23 से 24 दिसंबर का गवर्नमेंट ने दे रखा है डेट। ठीक है, 23 से 23 एंड 24 दिसंबर को एग्जाम का डेट दिया 2022 में। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लगभग 1 मंथ का टाइम है। तो इस 1 मंथ में आप जितना भी सेट लगा सकते हैं लगाइए, क्योंकि सेट लगाने से क्या हुआ ना, आपको खुद की एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस होगा। आप पता चल पाएगा कि हम क्या क्या चीज़ गलती करते हैं, कहाँ पे नंबर कम आ रहा है, तो उस चीज़ पर फोकस कर पाएंगे। ठीक है, समझदार स्टूडेंट है, हम तो चाहेंगे अभी लगातार हम आपके लिए सेट भी लगातार देते जाएँ। तो रेगुलर सेट को देखिए, ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स को भी देखिए, और बाकी जो मैथ का पोर्सन है, रीजनिंग का पोर्सन है, एप्टीट्यूड का पोर्सन है, उस पर प्रॉपर फोकस बनाए रखिए, जहाँ से ज़्यादा नंबर आप उठा सकें। ठीक है, विथ एक्यूरेसी, ये बात ध्यान रखिए, विथ एक्यूरेसी, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, चलिए हम ज़्यादा बात कब नहीं करते हैं, ज़्यादा बात करने की इसमें ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि एक्सटेंड हो चुका तो एक्सटेंड हो चुका। हमें फोकस करना चाहिए अपने प्रैक्टिस पे। ठीक है, चलिए बिना बात के देर हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिस पे। ठीक है, चलिए समान अध्ययन का क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं समान अध्ययन के क्वेश्चन को। क्या है, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक चांदी कौन उत्पन्न करता है भारत में? तो राजस्थान करता है। ठीक है, प्राइमरी कलर्स, क्या नाम है, प्राइमरी कलर्स पुस्तक किसने लिखी है? तो प्राइमरी कलर्स पुस्तक के लेखक कौन है? जो क्लाइन है। ठीक है, जो क्लाइन है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये चंद्रमा पे स्थित है। साइलॉक, क्या है यहाँ पे, साइलॉक कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है? तो कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है? मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस। संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण से उत्पन्न होती है? ये किस टाइप से होती है? अपस्फीति की दशा में। इस टाइप का क्वेश्चन आपको अवश्य पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। अमेरिका द्वारा खाड़ी युद्ध सेकंड में किस पर और कब आक्रमण किया गया था? तो किस पर आक्रमण किया था इन्होंने? तो इराक पर किया था। कब? 20 मार्च 2003 को किया था। अभी के टाइम में किसका? अफगानिस्तान वाला याद रखिएगा, और यूक्रेन और रशिया का युद्ध याद रखिएगा। ठीक है, कब हुआ था, किसके किसके बीच में हो रहा है। ठीक है, चलिए भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो भारत की मुख्य भाषा किस अनुसूची में शामिल किया गया? प्रेजेंटली किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। अब इसमें 8वीं अनुसूची में टोटल भाषा है कितने? 22 भाषा। यदि आपको पता तो कितने हैं? 22 भाषा। 22 भाषा। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है अभी, मतलब सबसे लास्ट में कब, अच्छा कब और कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो कितनी जोड़ी गई थी? 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, ये बात याद रखिएगा। 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? तो पूछ देता है, तो बोडो याद रखिएगा, बोडो डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कौन सा संशोधन था? तो 92वां 92वां संविधान संशोधन था, ये बात याद रखिएगा। इसके तरह 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, बात याद रखिएगा। चलिए ठीक है, भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी, भारतीय संविधान में कहा गया हिंदी क्या? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी। क्विटजल किस देश की मुद्रा है? क्विटजल किस देश की मुद्रा है? तो ग्वाटेमाला की मुद्रा। ठीक है, और ये ग्वाटेमाला किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? तो ग्वाटेमाला किसका है? तो नॉर्थ अमेरिका, और ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, जो मैक्सिको जस्ट बगल का कंट्री है ये।
ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, रूस का बाकू क्षेत्र, किसका, रूस का बाकू क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है, तो रूस का बाकू क्षेत्र किसके लिए, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। अभी जो आपको पूछ रहा है ये रूस का, तो अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध बार बार चल रहा है, तो यूक्रेन की राजधानी, रसिया की राजधानी, समझ के बात को, कहाँ कहाँ पे युद्ध हो रहा है जो काफ़ी चर्चा में है, तो इस चीज़ का जगह का नाम अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से आपको एरिया के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ, ये बोल रहा है कब प्रकाशित हुआ, तो कब प्रकाशित हुआ, 1912 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग का ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पे है, तो कहाँ पे है, तो कोलकाता में, ठीक है। मानस वन्यजीव अभियान, मानस वन्यजीव उद्यान कहाँ, मानस वन्यजीव अभियान कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, आसाम में है, ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य। उत्पादन फलन अभिव्यक्त करता है, उत्पादन फलन अभिव्यक्त क्या चीज़ का करता है, तो क्या करता है, भौतिक निवेश और उत्पादन के बीच में प्रौद्योगिक संबंध को दर्शाता है ये। 8,470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो कौन सा 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है विश्व का, तो यदि आपको पता हो तो कौन सा है, ये मकालू पर्वत है, कौन सा है, मकालू पर्वत, इसकी ऊंचाई कितना, 8,470 मीटर, ये तो आप याद ही रखिएगा। साथ साथ में और सबका भी थोड़ा थोड़ा हाइट याद रखिए, क्योंकि टॉप 5 का तो हमेशा आपको याद ही रखना है, ठीक है। यहाँ K2 है, समझे, K2 का कितना, 8,611 मीटर, ठीक है, सब मीटर में 8,611 मीटर में। ये धौलागिरी है, ये आप नाम सुने होंगे, काफ़ी फेमस सभी है, 8,167 मीटर, ठीक है। और ये कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, 8,586 मीटर है, 8,586 मीटर, 8,586 मीटर किसकी, कंचनजंगा की, ठीक है। एवरेस्ट की ऊंचाई आपको पता ही होगा, 8,848 मीटर, 8,848 मीटर, 0.6 हो चुका है, ठीक है, मीटर किसकी, ये एवरेस्ट की है, ठीक है। चलिए सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है जब, कब होता है सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण होता है कब, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाती है ना, तब सूर्य ग्रहण होता है। भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट इसमें देखिए कौन सा, तो इनमें से कोई नहीं होगा, तो आपको ही पता होगा भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो यदि पता हो तो 1857 में, आप हमेशा बार बार सुनते रहते हैं, 1857 में सबसे 80 साल के बुजुर्ग थे, कौन थे, बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी बोला जाता है, वो थे क्या, अंतिम मुगल सम्राट थे, ठीक है। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 1712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था, 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी भी है ये, तो क्या, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। चलिए आगे क्या है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन में है भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853, कब, 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये याद रखिएगा, सर्वप्रथम रेल चलाई 16 अप्रैल 1853 को, तो उस समय का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था, इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी का ही नियम था ये, ठीक है। पंडित जवाहरलाल की निम्नांकित कृतियों में से किस पर दूरदर्शन सीरियल बना चुका है, आप लोग बहुत बार सीरियल ये देख भी चुके होंगे, ठीक है, 90 के दशक में काफ़ी चला जाता था, क्या, भारत एक खोज। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है, ये जहांगीर कौन, मुगलिया डायनेस्टी के राजा थे, मकबरा कहाँ पे है, तो जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है आपको पता कहाँ, लाहौर में है, ठीक है, लाहौर में है जहांगीर का मकबरा। बाकी एक दो का और जानना जरूरी है, फेमस कौन, आगरा के बगल में है कौन, सिकंदरा, आगरा के बगल में कौन सा है, सिकंदरा, यदि सिकंदरा दिया हो तब तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा है, ठीक है, ठीक है। यदि अकबर दे करके पूछे सिकंदरा तो ऑप्शन में तो सिकंदरा मार लगा दीजिएगा, यदि सिकंदरा नहीं है, जब आगरा है तब आगरा लगाइएगा, ठीक है। बाकी श्रीनगर नहीं कहते हैं, दिल्ली में किसकी है, तो हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, ये बात याद रखिएगा, दिल्ली में हुमायूं का। और औरंगाबाद, तो आप औरंगाबाद बिहार का औरंगाबाद नहीं, ये महाराष्ट्र का औरंगाबाद, ठीक है, महाराष्ट्र का याद रखिएगा, महाराष्ट्र का औरंगाबाद, यहाँ पे किसका क्या बोलते हैं मकबरा है, तो किसका है, तो औरंगजेब का, ये बात याद रखिए, औरंगजेब का, ठीक है। चलिए उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, जीडीपी में से अप्रत्यक्ष कर को क्या घटा करके और सब्सिडीज को जोड़ करके जीडीपी होता है। किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना था, मार्टिन लूथर किंग को कौन से आंदोलन के लिए जाना जाता है, तो रंगभेद के विरुद्ध के लिए जाना जाता है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, कौन किए थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। चलिए कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ किसके लिए, कुष्ठ रोगों के बीच कार्य करने के लिए व्याख्या था, कौन, बाबा आमटे,
कौन थे? तो बाबा आमटे थे। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो पता हो तो कब हुआ था? 1896 में हुआ था। ठीक है, हुआ कहाँ था ये? 4 अप्रैल, याद रखिएगा 4 अप्रैल 1896 में। ठीक है, हुआ था कहाँ पे? यूनान जो कि एथेंस में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, एथेंस में, यूनान में। डंकन पास अवस्थित है। डंकन पास अवस्थित है कहाँ पे अवस्थित है? डंकन पास अवस्थित है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में। क्या? डंकन पास अवस्थित है। ठीक है, चलिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो आपको पता है इसमें कौन सा? इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ये आप तो जानते हो। लेकिन इंदिरा पॉइंट की जगह कभी कभी इसको पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं। इंदिरा पॉइंट को क्या बोलते हैं? पार्सन, पाका रो सोनो, पार्सन पॉइंट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, पार्सन पॉइंट भी बोला जाता है। दूसरा इसको लाहिचिंग पित्रमेलियन पॉइंट भी बोला जाता है। लाहिचिंग पित्रमेलियन पॉइंट, देखिए क्योंकि नाम बदल सकता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्योंकि इसी तो बार बार से पूछे जाते हैं तो कंफ्यूजन करने के लिए डाल सकते हैं, इसलिए याद रखिए इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं इसको, पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, लाहिचिंग पित्रमेलियन पॉइंट। ठीक है, ये भी बोला जाता है। चलिए, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए थे? तो किसका विरोध कर रहे थे वो? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। चलिए, माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना, कौन सा? माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। अब चलिए, माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना तो किस नदी पे है ये परियोजना? तो बेतवा नदी पे। कौन सी नदी है? तो बेतवा नदी है। ठीक है, चलिए, और दूसरा ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ किसके साथ ये संयुक्त परियोजना? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश एमपी। ठीक है, इन दोनों की संयुक्त परियोजना माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना जो कि बेतवा नदी पे है। ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांश के बीच में? ग्लोब पर भारत की स्थिति कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। यदि इंडिया का मैप देखिएगा आप, ठीक है, तो ये देखिए नीचे में 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट। यह याद रखना जरूरी है आप लोगों के लिए। ये इस साइड देशांतर में कौन सा? 68 डिग्री 7 मिनट से इधर कौन? 97 डिग्री 25 मिनट। इसको याद रखना आपको जरूरी है। नीचे में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में इंडिया। ठीक है, मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों से वर्गीकृत किया जाता है, परंतु अब केवल कितने? पहले मूलभूत अधिकार कितने थे? 7 थे, परंतु अब कितने हैं? तो अब 6 हैं। ठीक है, मूलभूत अधिकार अब कितने हैं? 6 हैं। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 44वां संविधान संशोधन कब? 1978 में हुआ था। इस चीज़ को याद रखना, 1978 में हुआ था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया था? हटा दिया गया था। ठीक है, चलिए, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर जब नदी के मुहाने पर समुद्री ज्वार क्या होता है? निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अत्यंष्टि संबंधी टीले को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो स्तूप बोला जाता है। लेडी विद द लैम्प निम्नलिखित में से किससे कहा जाता है? तो किसको कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बोला जाता है। किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? किसको? संवैधानिक उपचार का अधिकार को। ठीक है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो कौन सा है? तो जंजीबार स्थित है। ठीक है, जिसको लॉन्ग द्वीप भी बोलते हैं। चलिए, अब कौन सा? नेक्स्ट आगे देख लेते हैं कौन सा। भारत आने वाला प्रथम, यहाँ पे देखिए, भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? यहाँ पूछ रहा क्यों? अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो कौन था? ड्वाइन आइजनहावर थे। ये कब आए थे? 1959 में। कब आए थे? तो 1959 में थे। ये लगभग 9 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर से 14 दिसंबर 1959 के बीच, 1959 में आए थे, 9 से 14 दिसंबर तक। ठीक है, चलिए, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई थी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होगा? कब? तो 1952 ईस्वी में। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। द बैटरमैन किसकी कृति है? तो बैटरमैन किसकी कृति है? अनीता नायर की कृति है। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था। तो कौन किए थे ये मनसबदारी प्रथा? याद रखिए, टोडरमल का। ठीक है, टोडरमल राजस्व मंत्री था उसका। मांग का नियम अभिव्यक्त करता है कौन? मांग का नियम कौन अभिव्यक्त करता है? तो करता कौन सा है? तो मांग का नियम अभिव्यक्त करता है किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसके स्थानापन्न की आपूर्ति पर प्रभाव डालता है। भारत के किस राज्य में बृहद तट रेखा? बोल रहा भारत के किस राज्य में बृहद तट रेखा? तो बृहद तट रेखा है गुजरात में। यदि यही बोल देता किसको? प्रायद्वीपीय राज्य में,
भारत की किस प्रायद्वीपीय राज्य में बृहद तटीय रेखा, तब यह आंध्र प्रदेश हो जाता। प्रायद्वीपीय नहीं बोला, यदि प्रायद्वीपीय बोलता तो आंध्र प्रदेश हो जाता। वैसे नॉर्मली यदि पूछा जाए में बृहद तटीय रेखा तो गुजरात होगा। किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता? तो किसके तहत? अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक है। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका किस न्यायालय में? उच्चतम न्यायालय में भी दायर कर सकते हैं और उच्च न्यायालय में भी दायर कर सकते हैं, मतलब ए और बी दोनों हो जाएंगे, डी होगा इसका आंसर। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो कौन से मानसून से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था? तो भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था पता तो 3 दिसंबर 1984। ये मध्य प्रदेश, भोपाल किसकी है? मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहीं पे 3 दिसंबर 1984 को। चलिए आगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अब देखिए इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं अपने लोग। सरोजिनी नायडू, अब सरोजिनी नायडू का संबंध किससे होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से होगा। किससे होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से होगा। ठीक है सरोजिनी। चलिए और दूसरा M.K. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना का संबंध किससे कीजिएगा? तो मुस्लिम लीग से। मोहम्मद अली जिन्ना का संबंध मुस्लिम लीग से। तेज बहादुर स्प्रू किससे? तो लिबरल पार्टी से। और बी डी सावरकर साहब हिंदू महासभा से। तो कितना? 2 1 4 3 नहीं सर, सॉरी, तेज बहादुर स्प्रू हिंदू महासभा से। ठीक है। और बी डी सावरकर नहीं, बी डी सावरकर हिंदू महासभा से, तेज बहादुर स्प्रू लिबरल पार्टी से। कौन सा हो गया? बी। चलिए, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में इसके संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है। विज्ञान एवं गणित, निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी? तो किसने? हीरा में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, कार्बन का प्रूफ भी है वो। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है किसके द्वारा? तो ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है। पित्तल किसकी मिश्र धातु है? तो पित्तल किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। कौन? पित्तल। बादल की गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का वेग क्या होता है? अधिक होता है। नीचे दिए गए 4 माध्यमों से उस माध्यम को पहचानें जिससे ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। तो ध्वनि किसके होते हैं? तो लकड़ी से ज़्यादा जल्दी पार करेगी, इन 4 ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है। बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होता है क्योंकि इसके अंदर शून्य होता है। ठीक है, शून्य होता है मतलब इसके अंदर निर्वात होता है। ठीक है। चलिए, माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्यों? इसमें एंटीबॉडी होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग का खतरा रहता है? किसकी? कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाएगा तो हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए, जो शेविंग करते हो, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण को काम में लाते हैं? तो किस दर्पण को लाते हैं? तो अवतल दर्पण को काम में लाते हैं। रबर को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो सल्फर को मिलाया जाता है। गुरुत्व त्वरण जी का मान कितना होता है? तो आपको ही पता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो। लगभग कितनी? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए कम से कम। डायनेमो का कार्य क्या है? आपको ही पता, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलना। ठीक है। गैमीट की शुद्धता का नियम प्रतिपादन किया गया, क्या चीज का? गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल ने किया था। बर्फ पानी में तैरता है क्यों? तो ये क्या? बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। ब्राउन रिंग परीक्षण, कौन सा ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है? किस चीज के लिए? तो ब्राउन रिंग का परीक्षण होता है किसमें? नाइट्रस के विश्लेषण के लिए। ठीक है। चलिए, पाचन के रसों में क्या चीज है? पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचन के रसों में कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मतलब भोजन पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो फैराडे का नियम गैसों से संबंधित नहीं है। फेल्सपार अयस्क किसका अयस्क है? फेल्सपार। तो फेल्सपार अयस्क किसका? एल्यूमिनियम का। ठीक है। एल्यूमिनियम का और कौन कौन सा अयस्क है? तो याद रखते हैं, आपको तो पता ही क्या होगा पहले से। बॉक्साइट है। और कौन सा एल्यूमिनियम का? कोरोंडम, आप लोग नाम भी सुने होंगे, कोरोंडम। ठीक है। कोरोंडम के अलावा और क्रायोलाइट,
क्रायोलाइट। ठीक है, ये भी याद रखिए, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट और साथ साथ में फेल्सपार, किसका, एल्यूमिनियम का है इसका। फ्यूज का तार बना होता है, फ्यूज का तार किसका बना होता है, तो फ्यूज का तार बना होता है किसका, सीसा और टीन का, किसका, सीसा और टीन का। इसमें सीसा कितना परसेंट, सीसा 37% होता है। ठीक है, फ्यूज का तार बना, और टीन कितना, टीन होता है 67%। ठीक है, याद रखिएगा। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है, शुष्क सेल में ऊर्जा संग्रहित होती है, तो वह कौन सी ऊर्जा होती है, तो आपको पता कौन सी ऊर्जा होती है, तो रासायनिक ऊर्जा। निम्नलिखित तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है, तो किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है, तो स्ट्रोंशियम और बेरियम का। अब स्ट्रोंशियम और बेरियम में स्ट्रोंशियम कौन से कलर को करता है, तो स्ट्रोंशियम लाल रंग के कलर को प्रदर्शित करता है। और बेरियम रंग कौन सा, तो उजला और हरा, व्हाइट और ग्रीन, उजला और हरा रंग कौन, बेरियम। तो याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, स्ट्रोंशियम लाल रंग को। ठीक है, चलिए। हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है कहाँ पे, तो कहाँ पे होता है ये, तो आपको पता हो तो पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में होता है। ठीक है, ये बात करके हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है, पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में। और लास्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, और टाइफाइड जो है ना, ये टाइफाइड ये कौन सा जीवाणु वैसे टाइफाइड होता है, तो साल्मोनेला टाइफी, ये लिख भी लीजिए, साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफी, याद रखिएगा इसको। ये जीवाणु है, समझे बात को, जिसके वजह से टाइफाइड होता है। टाइफाइड क्या होता है, तो आपको पता है अधिकतर बुखार, सरदर्द, ये सब टाइप की होने लगती है। ठीक है, ये टोटल 75 क्वेश्चन थे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें कि आपको इसमें क्या चीज़ अच्छा लगा, क्या कमी लगा। जब तक आप बताओगे ना, हम सुधार कैसे करेंगे। ठीक है, चैनल नया है तो प्लीज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। यदि कहीं पे ग्रुप है कोई किसमें, तो उसमें जरूर करके शेयर करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।